फेवरेट सवाल नहीं पूछा जो फेसबुक पे मुझे पूछे जा रहे हैं। पूछिए ना, क्या आप इतनी पार्टियां क्यों बदलती हैं? मैं इसको ना थोड़ा सा समय लेके आपको बताना चाहती हूँ कि आप इतना मेकअप करती हैं, मुंह पे मैदा लगा लेती हैं। मैदा लगा जी हाँ, ये किसी भाई साहब ने मुझसे पूछा था कि मैडम आपने मुंह पर इतना मैदा क्यों लगाया। भाईजान मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुंह पर मैदा नहीं लगाया जाता, मुंह पर ना बेसन लगाया जाता है, बेसन और दूध लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है। मैंने बहुत मेहनत की थी जब लोकसभा चुनाव था, अख्तरुल इमान साहब के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी कि अख्तरुल इमान साहब बहुत अच्छे नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे नेता हैं। आपके साथ एक लड़का रहता था आसिफ नाम से, वो चोर, हाँ वो चोर और दगाबाज और गद्दार। मतलब कि मेल का जो शुक्राणु रहता है उसके अंदर कमियां होती हैं जिसके कारण बच्चा नहीं आ पा रहा होता है। इसीलिए बांझ सिर्फ महिला नहीं होती, मर्द भी होते हैं, दोनों की वजह से बच्चा नहीं आता है जी। मुस्लिमों की पार्टी है और मैं गैर मुस्लिम होकर के उसमें जब गई थी तो 15 दिन तक मेरे माँ बाप जो हैं मायके वाले उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की थी, क्योंकि मैं MIM पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसकी टिकट तो देने की बात हुई थी, लेकिन फिर बाद में कमरुल हुदा साहब को मिल गई। क्राउन मिलता है, सैश मिलता है और कुछ मनी का पैकेज होता है वो मिलता है। पैसे भी मिलते हैं उसमें? जी। कितना पैसे मिलते हैं? 75,000 मिले थे। 75,000 जी। अच्छा। शादी कह सकते हैं अरेंज कम लव मैरिज थी। आप जो आज जिस मकाम पे हैं वो बहुत कम लेडीज होती हैं जो पहुंच पाती हैं यहाँ पर। तो इसमें आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा है आपको? अगर मैं पॉलिटिशियन और डॉक्टर ना होती तो मैं IPS होती। आपने एक बार एक फिल्म भी की थी जी, उस फिल्म का क्या माया थी। तो उसका जो पेमेंट था वो आपको मिला था? पेमेंट मिला था। कितना पेमेंट मिला था उसमें? मुझे ये क्यों मैं बताइए, मैं नहीं बताऊंगी, आप मेरी सारी भेद खोल लेंगे। किशनगंज विधायक इजाज़ुल हुसैन साहब, उनका नाम पता है आपको? क्या बात है, क्या बात है, उनका नाम पता है आपको? कभी कभी मरीजों को नहीं पता चलता, वो पपीता अनानास बेल खा लेती हैं जिसकी वजह से कि बच्चा गिर जाता है। पपीता अपने आप में एक बहुत बड़ा टिश्यू गलाने वाला पदार्थ है। तो अंडे के इंजेक्शन जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा उसमें खर्च लगता है क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। सबसे बढ़िया पार्टी आपको कौन सा लगा? MIM सबसे बहुत बढ़िया पार्टी लगी। अच्छा, MIM सबसे बढ़िया कैसे? MIM सबसे बढ़िया पार्टी इसलिए क्योंकि मैं किशनगंज से जन स्वराज की प्रत्याशी हूँ। तो मैम इसीलिए उनके लिए इतना तैयार भी होती हैं? जी हाँ बिल्कुल, ताकि लोग सुन सके कि मैं उनके लिए तैयार होती हूँ। और फेस पर बेसन लगाया जाता है, मैदा नहीं। क्योंकि लोग एक बिहार को ना दूसरी नजरियों से देखते हैं। तो जो भी मुझसे मिलता था मुझे पूछता था कि तुम बिहार से हो, आर यू फ्रॉम बिहार? मैंने कहा यस आई एम फ्रॉम बिहार। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव के इस KDV पॉडकास्ट में। आज की इस KDV पॉडकास्ट में हमारे साथ मेहमान है IVF स्पेशलिस्ट, पॉलिटिशियन, बहुत सारी चीज़ है जो मतलब अपनी ज़िंदगी में कर चुकी है और बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर तारा श्वेता मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। KDV लाइव पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और सलाम करती हूँ मैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी निजी जीवन के बारे में और शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में। आपकी निजी ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है और शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से होती है, तो इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि मेरे पिताजी IAS ऑफिसर थे, तो ऐसे भी आप जानते हैं कि IAS ऑफिसर्स जो होते हैं उनका तबादला समय समय पे होता रहता है। तो मेरा भी घूम घूम के पढ़ाई हुआ है, कभी जमशेदपुर, कभी चाईबासा, कभी कहीं और, कभी बोकारो, कभी धनबाद। तो इस तरीके से मेरी जो है पढ़ाई लिखाई हुई है। फिर डेहरी ऑन सोन, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, डेहरी ऑन सोन से मैंने मॉडल स्कूल से पढ़ाई की है। और फिर बाद में JD वुमेंस कॉलेज पटना से मैंने +2 किया और फिर बाद में MBBS मैंने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से किया। तो आप बेसिकली आपका मतलब कि मायका कहाँ हुआ फिर घर? मायका मेरा पटना हुआ। पटना? जी पटना। अच्छा। तो मायका आपका पटना हुआ। तो पिताजी IAS? हाँ, पिताजी IAS और माताजी प्रोफेसर थी डेहरी ऑन सोन में वुमेंस कॉलेज में। उन्होंने वो फिलॉसफी की HOD रह चुकी हैं और वुमेंस कॉलेज में उनका भी ये था, प्रोफेसरशिप था। और बाद में अब तो वो रिटायर कर गई हैं और मेरे पिताजी भी अब IAS शिप से रिटायर कर चुके हैं। 1997 में ही रिटायर हो गए हैं वो। तो दोनों ही चीज़ का मुझे कहिए कि तालीम मिली हुई है। एक IAS ऑफिसर के साथ पंक्चुअलिटी के साथ जीना और एक टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ
साथ एक बुद्धिजीवी के साथ जीना, तो दोनों ही बुद्धिजीवी के साथ मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो हुई है। तो आपका बर्थ प्लेस कहाँ हो गया? मेरा बर्थ प्लेस टेहरी ऑन सोन है। अच्छा अच्छा, डेहरी जो सासाराम के पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, तो उस वक्त वो वहीं पर पोस्टेड? हाँ, पिताजी पापा वहीं पे पोस्टेड थे, तो मेरी वहीं पर जन्म हुआ था और मैं वहाँ पे मॉडल स्कूल में काफ़ी हद तक क्लास 7 तक मैंने पढ़ाई की है। जी। तो फिर आप मेडिकल क्षेत्र में गई, तो इसका प्रेरणा कहाँ से मिला? आप खुद से, मतलब कि आपका सपना था या फिर पिताजी? नहीं, मेरा सपना था आईपीएस बनने का। अच्छा जी, क्योंकि फादर आईएएस थे, तो मेरा बहुत शौक था कि मैं आईपीएस बनूं। मैंने काफ़ी तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, तो इसीलिए फिर मैं डॉक्टर बनी। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टरी आप कहाँ से, मतलब ये पढ़ाई की? डॉक्टरी मैंने एमबीबीएस यहाँ पे माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से की है, और एमएसपी मैंने एमएस गायनी माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से की है, और आईवीएफ मैंने ट्रेनिंग बीएन चक्रवर्ती के अंडर में कोलकाता से आईआरएम इंस्टीट्यूट से ली है। तो डॉक्टरी में आप गायना में ही आई शुरुआत में, उसके बाद में आईवीएफ में गई? नहीं, जी, पहले मैं गायनी में आई, उसके बाद में आईवीएफ में गई। अच्छा अच्छा, तो फिर किशनगंज से आपका फिर नाता कैसे जुड़ा? किशनगंज में शादी हो गई, तो किशनगंज से नाता उसी दिन से जुड़ गया। जिस दिन से मैं यहाँ आई थी उसी दिन से नाता जुड़ गया था। जी। तो शादी किस तरीके की शादी कैसे हुई? मतलब मैरिज, अरेंज? शादी कह सकते हैं अरेंज कम लव मैरिज थी, और इस तरीके से रिश्ता आया था घर पे, और फिर रिश्ता स्वीकार हुआ, और दोनों परिवारों को पसंद आए, एक दूसरे की जो पसंद है, दोनों परिवारों की पसंद से ये शादी हुई है। तो आप आईवीएफ, मतलब कि फिर आईवीएफ का थोड़ा बताइए। आईवीएफ जी, जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए बैठी थी, तो गायनी का जस्ट मैंने पीजी ख़त्म किया था। पीजी ख़त्म करने के बाद मैं एक दिन बैठी, तो एक पेशेंट आई मेरे पास, और उसने मुझे बोला कि मुझे शादी के 7 साल हो गए हैं और मुझे बच्चा नहीं हुआ है, मेरा ट्रीटमेंट कीजिए आप। तो फिर उन्होंने मुझे ना मतलब बोला कि आप डॉक्टर हैं, आपने एमएस की डिग्री ली हुई है, और आप मेरा इलाज नहीं कर सकती, आप मुझे बच्चा नहीं दिला सकती। तो मैंने अपने आसपास घूम के देखा और सोचा कि ये मतलब बाकी लोग क्या करते हैं, आखिर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट यहाँ क्यों नहीं होता है, और अगर सही बात है मैंने अगर पीजी की है तो मुझे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये एक अलग क्षेत्र है, लेकिन मुझे इसमें करना पड़ेगा। तो फिर मुझे घूम के आईवीएफ का पता चला कि एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, जिससे कि आप बच्चा जिनको नहीं आ रहा है, ये एक स्पेशलाइजेशन है जो स्पेशल कोर्स करना पड़ता है उसके लिए, तब आप उनको बच्चा दिला सकते हैं। तो ये औरत ने मुझे चैलेंज किया, और बाद में मैंने जा करके एआरटी का कोर्स किया कलकत्ता में, और उसके बाद मैंने उस पेशेंट का इलाज भी किया। उसका आईयूआई से ही बच्चा आ गया, और इतना बड़ा है उसका बेटा, तो अब काफी बड़ा है। जी, तो प्रेरणा आपको वहीं से मिली? मतलब मेरी मरीज ने मुझे प्रेरणा दी। तो कितना दिन का ये कोर्स था, कितना साल का कोर्स था ये? कम से कम 3 से 4 महीने का कोर्स था। अच्छा। जो कि मैंने कोलकाता में किया। जी, 4 महीने का कोर्स था। तो अब तक आपने कितने, मतलब कि कहा जाए तो मैंने मेडिसिन से, आईयूआई से, आईवीएफ से करीब 704 मरीजों का, निसंतानहीन मरीजों का बच्चा मैं दे चुकी हूँ। 704। मैं पिछले 10 से 12 साल से आईवीएफ और आईयूआई और मेडिसिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ, इनफर्टिलिटी की। अच्छा, ये आईवीएफ और आईयूआई ये क्या, दोनों में क्या चीज़? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि आईयूआई में हम जो हस्बैंड का सीमेन होता है उसको डायरेक्टली यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और आईवीएफ के 7 चरण होते हैं, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले हम एग को स्टिमुलेट करते हैं, जो वाइफ होती है, और स्टिमुलेट करने के बाद जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं तो ओवम पिकअप करते हैं। पिकअप के बाद उसको हम जो हस्बैंड का सीमेन लेते हैं, एग के साथ में फ्रीजिंग करते हैं। उसके बाद बच्चा बनता है, 2-3 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद हम लोग बच्चे को प्रिजर्व कर देते हैं। प्रिजर्व करने के बाद फिर एम्ब्रायो ट्रांसफ़र करते हैं। उसके 1-2 महीने के बाद जब यूट्रस की लाइनिंग अच्छी होती है वो देखते हुए तब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें ये फ़र्क रहता है कि बच्चा आप ही का होगा, तरीका नाक ऐसे पकड़े आप या ऐसे घुमा के पकड़े, पर तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन बात वही है कि बच्चा आप ही का होगा। क्योंकि बहुत सारे मतलब कि लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि बच्चा शायद इस तरह से किसी और का होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात का खास ख्याल रखती हूँ कि भले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ये होता होगा, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स के साथ ये खास ख्याल रखती हूँ कि उन्हीं का शुक्राणु और उन्हीं के अंडों से बच्चा बना जाए,
और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ डॉक्टर कि उनको सही चीज़ का डिलीवरी हो, जिस चीज़ के लिए वो मेरे पास आए हैं। तो कुछ हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि मतलब किसी और का भी मतलब कि ये बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ मरीजों का मैंने सुना है जो कि पहले इस तरीके से इलाज कहीं और कराई हैं, जिनका नेगेटिव हुआ है, वो मेरे पास आई हैं तो उन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ किया गया है। तो मैंने उनकी बातें उससे सुना, तो मुझे भी उन मरीजों से ही पता चला है। अच्छा अब एक चीज़ देखा जाता है कि आप किशनगंज जैसे इलाके में मतलब इस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या मतलब कोई लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को यहाँ पर किशनगंज? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। पहले तो लोग मुझसे पूछते थे कि मैडम IVF जो है वो ट्यूब वाला बच्चा है, इंजेक्शन वाला सुई वाला बच्चा है, तो ट्यूब में बच्चा पलता है क्या? उनको लगा वो जो ट्यूब आता है ना, जो केमिकल्स यूज़ करते हैं हम +2 में या 10th में 9th में, आप लोग जो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए जो ट्यूब यूज़ करते हैं, उनको लगा कि बच्चा उसमें पलता है। तो पहले तो उनको समझाने लगा कि नहीं, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस के अंदर फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं साथ में, तो उसमें बच्चा पलता है। ऐसी बात नहीं है, यूट्रस के अंदर आपके बच्चादानी में बच्चा पलेगा। और ये समझाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, लेकिन अब ऐसी बात है कि पेशेंट्स आते हैं और डायरेक्टली मुझे बोलते हैं कि हमें IVF कराना है। तो ये बहुत बड़ी जीत है, लोगों में अब जागरूकता आई है। बिल्कुल जागरूकता आई है जी। तो ये आखिर ये चीज़ होता क्यों है कि किसी मतलब कि औरत का बच्चा नहीं होता, उसको ये IVF कराना पड़ता है? कभी कभी किसी पेशेंट का ट्यूबल ब्लॉकेज रहता है, जो दोनों ट्यूब होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं, एक या तो एक साइड का या दोनों साइड का। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस होती है, बीमारी एक होती है, उसकी वजह से, ये एडेनोमायोसिस की वजह से। कभी कभी किसी ने अपना बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लिया होता है, बंद कराने का, तो उनको फिर मन होता है कि नहीं मैं दोबारा से बच्चा लूँ, तो ये कारण होते हैं। किसी किसी में मेल में एज़ोस्पर्मिया रहता है, बच्चा जो शुक्राणु है वो नील रहता है, या और भी तरह तरह के एस्टेरोजोस्पर्मिया रहता है, टेराटोजोस्पर्मिया रहता है। मतलब कि मेल का जो शुक्राणु रहता है उसके अंदर कमियां होती हैं, जिसके कारण बच्चा नहीं आ पा रहा होता है। इसीलिए बांझ सिर्फ महिला नहीं होती, मर्द भी होते हैं, दोनों की वजह से बच्चा नहीं आता। ऐसा नहीं कि किसी कोई एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोनों रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है कि महिला मतलब कि ये शोषण जो है, ये शोषण हटाने के लिए मुझे, मेरी मरीज जो थी, एक मरीज थी जिसको शोषित किया जा रहा था कि अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ, हालांकि उसके सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल सही थे, उसके हस्बैंड में कमी थी और उसके हस्बैंड ने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये चीज मुझे खींच के ले आई कि मुझे आवाज बनना पड़ेगा औरतों की, और ये चीज मुझे खींच के ले आई थी पॉलिटिक्स में। आपका अगला सवाल यही होता कि आप पॉलिटिक्स में आप कैसे आई? तो पॉलिटिक्स में मैं इस तरह से आई कि पॉलिटिक्स में भी मुझे मेरी मरीज लेकर के आई है। तो कहा जाए तो आपका जो मरीज है वो पॉलिटिक्स में मतलब कि लाने के लिए आपको प्रेरित किया, उसके बाद मुझे दुख देखने IVF स्पेशलिस्ट बनने के लिए भी आपको मरीजों ने ही प्रेरित किया जी। तो अच्छा ये चीज होता क्यों है, जैसे मर्दों में या फिर औरतों में इस चीज की कमी क्यों होती है? जो मर्दों में जो होता है ये नशा करने की वजह से होता है। कुछ नशा, जैसे दारू पीना, सिगरेट पीना, गुट्टा खाना या तंबाकू लेना, ये सब की वजह से भी होता है। या कुछ जैसे जो साइकिल का वो बनाते हैं, मतलब वो जो रेज निकलता है, वो जो इसको एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो रेस से भी होता है। ये जो लोग हॉस्पिटल में एक्सरे के पास काम करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जहाँ तक औरतों की बात रही, तो मैंने आपको बताया कि ट्यूब ब्लॉकेज कभी कभी हो जाता है, कभी बच्चेदानी के ऊपर में चर्बी जमने से भी ये हो जाता है, बच्चेदानी के अंदर ट्यूमर हो जाने से भी ये हो जाता है, और ब्लॉकेज तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो औरतों में ये कारण होते हैं। अच्छा, हमारे ग्रामीण इलाके की महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की कमी क्या देखने को मिल रही है आपको, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं? एनीमिया सबसे ज़्यादा मुझे उनके अंदर खून की कमी महसूस होती है। खून की कमी जो है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखी जा रही है, और कमज़ोरी, ये दो चीज़ मैंने हर महिला में देखी है। और यहाँ पर ज़्यादातर जब मैं घूम घूम के फ्री में कैंप्स लगाती थी, मेडिकल कैंप्स, तो मैं साथ में दवाइयाँ भी बांटती थी, तो मुझे ये दो चीज़ सबसे कॉमन मिलती थी, खून की कमी और कमज़ोरी, और बदन हाथ में दर्द। ये तीन चीज़ मुझे रेगुलर दिखने को मिला है महिलाओं में। ऐसा क्यों, खून की कमी क्यों होता है महिलाओं को? पूरी जो एक पोषक खाना होता है ना, जो खाद्य आप पदार्थ बोलते हैं, वो खाना प्रॉपर ना मिलने के कारण, या अपने ऊपर ध्यान ना देने के कारण, या अगर आपको कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो रहा है महीनावारी से रिलेटेड, तो डॉक्टर को ना दिखाने के कारण भी ये कमी हो सकती है। खान पान में कमी होने की वजह से ये हो सकती है। खान पान की कमी की वजह से हो सकता है, जैसे हरी सब्जियां, फल खाना चाहिए, अच्छा मात्रा में खाना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? गरीबी जो इतनी है, गरीबी भी एक कारण है, गरीबी जो इतनी है, तो कहाँ से ये हो पाएगा? औरतें अपने ऊपर ध्यान देती नहीं, उन्हें लगता है कि पहले पति खा ले, पहले बच्चा खा ले, और उसके बाद कुछ बचे तो वो खाती हैं। तो ये भी एक समस्या है। अच्छा, मैं वैसे देखा जाए तो IVF में जो आपने बताया कि 704 आपने सफलतापूर्वक मतलब कराई है, उसमें कुछ फेलियर भी होते हैं? हाँ, फेलियर्स भी होते हैं। मैंने फेलियर्स भी फेस किए हैं, बहुत सारे फेलियर्स मैंने फेस किए हैं, और फेलियर्स के कारण होते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि कई बार पेशेंट का जो बच्चादानी है वो प्रॉपर बन नहीं रहा है, लाइनिंग उसकी। जैसे कि किसी भी पौधे को लगाने के लिए हम मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं, पानी से ये करते हैं, और मिट्टी अच्छी होनी चाहिए तभी उसमें बीज डालेंगे तो पौधा उगेगा ना। अगर आपकी मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी तो आप कैसा भी बीज डालें वो पौधा नहीं बनेगा, वो नहीं उगेगा। तो उसको उगने के लिए एक अच्छी मिट्टी चाहिए। तो वही बात है, अच्छी लाइनिंग नहीं बनने से कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी अच्छी लाइनिंग बने, पर फिर भी नहीं बनती है, लेकिन करना तो पड़ता है। तो कई बार ऐसा फेलियर हो जाता है, जबकि और कुछ अनडायग्नोस्टिक भी होता है, पता नहीं चलता। कभी कभी मरीजों को नहीं पता चलता, वो पपीता, अनानास, बेल खा लेती हैं, जिसकी वजह से कि बच्चा गिर जाता है। पपीता अपने आप में एक बहुत बड़ा टिश्यू गलाने वाला पदार्थ है, जिसको खाने से बच्चा जो है वो गिर सकता है। अच्छा। तो आपके सक्सेस रेट के बारे में अगर बात किया जाए तो इस मामले पर कितना सक्सेस रेट? अभी आप अगर मेरा सक्सेस रेट देखें तो आज सुबह ही मुझे 2 ऐसे पेशेंट मेरे पास आए थे, जिनको कि एक का IVF पॉजिटिव हुआ और एक का 15 साल के बाद दवाई से बच्चा आया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 70% मैं मानूंगी, हालांकि पूरे इंडिया में 32% या पूरे वर्ल्ड में 32% सक्सेस रेट है। लेकिन जहाँ तक अगर आप मेरी बात करें तो मैं, क्योंकि एक पेशेंट को अलग अलग तरीके से देखती हूँ, उनका प्रॉब्लम निकालती हूँ, डायग्नोसिस करती हूँ, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। और बाकी लोग क्या करते हैं, टेलर मेड अप्रोच, जैसे कि एक ही तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो सबको चला दिया। मैं ऐसा नहीं करती, मैं हर पेशेंट को अलग तरीके से देखती हूँ, उनका बीमारी निकालती हूँ, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्लान चार्ट जो है वो बनाती हूँ, और फिर मैं उसके ऊपर अमल करती हूँ। अच्छा, तो इसका जो प्रोसेस है IVF काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा? जी, प्रोसेस लंबा है। कितना लंबा? 7 चरण होते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इंजेक्शन लगते हैं अंडा बनने के, इंजेक्शन लगने के बाद अंडा परिपक्व होते हैं। अंडे टोटल कितना टाइम लगता है इसमें? अगर आप ये करें तो सोचें तो 3 महीने। 3 महीने जी। अच्छा। तो इसमें खर्च भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सुनने में आया। डिपेंड करता है कि आपके मरीज को कितनी सुइयां लग रही हैं। डिपेंड करता है कि मरीज को क्या क्या। एक खर्च कहाँ जाता है इस चीज़ में? ये खर्च जो है वो अंडे के इंजेक्शन जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उसमें खर्च लगता है, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। एक इंजेक्शन 10-10 हज़ार के भी आते हैं, 20-20 हज़ार के भी आते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है इंजेक्शंस में। तो ये इंजेक्शन उन महिला को ही लगते हैं अंडा बड़ा करने के लिए, ताकि उनका अंडे की क्वालिटी अच्छी हो। अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपका बच्चा गिर सकता है। ये भी एक कारण है बच्चा IVF फेल होने का। अच्छा मैम, आप डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, साथ ही साथ आप कई सारे पार्टिसिपेंट भी किए हैं, प्रतियोगिता में भाग भी लिए हैं, चाहे मिसेस बिहार, मिसेस इंडिया, मिसेस वर्ल्ड। इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसमें लाइन पर कैसे चले गए आप? देखिए, मैं तो गई नहीं थी, मेरे पास कॉल आया था, ठीक है। तो कॉल आया कि मिसेस बिहार के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है। तो मैंने कहा कि कैसे सेलेक्ट कर लिया गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो बोले कि नहीं, आपके फेसबुक प्रोफाइल से आपकी फ़ोटो और आपका प्रोफाइल लिया गया है और आपको कॉल किया जा रहा है, आपको पटना बुलाया गया है ऑडिशन के लिए। आपके बिना परमिशन के ही आपको सेलेक्ट कर लिया? हाँ, सेलेक्ट कर लिया गया था मेरे फेसबुक प्रोफाइल से। तो मैंने बोला कि पटना तो यार मेरा मायका ही है। तो मैंने सोचा इसी बहाने मम्मी से मिलाऊंगी और ऑडिशन का ऑडिशन हो जाएगा। तो ऑडिशन के लिए पटना बुलाया, तो मैं ऑडिशन के लिए गई, तो वहाँ पे सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद फिर पटना में ही वो होना था प्रोग्राम। तो मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो मायके में ही रह के करना है। तो मुझे लगा कि मैं कहाँ जीतूंगी, चलो कर लेते हैं इस बार। मेरी माँ ने भी कहा कि कर लो, तब तक मायके में रहना। तो एक रहने का एक चाहत जो होती है लड़कियों के दिल में मायके में, वो भी पूरी हो गई। और जब मैं मंच पे गई
और जब मैंने अब खुद को प्रेजेंट किया तो मुझे लगा कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, ये क्वालिटी भी मेरे अंदर है। तो फिर मैं जीत भी गई और मुझे इस बात की आश्चर्य भी हो गया कि मैं जीत भी गई। और जीतने के बाद फिर मुझे बोला गया कि अब आपको अपने बिहार को रिप्रेजेंट करना है इंडिया के लिए। और क्योंकि मुझे उस समय फागू चौहान जी गवर्नर थे तो उन्होंने मुझे ग्रीटिंग्स भी दिए और कहा भी कि तुम बिहार की बेटी हो, तुमने मिसेस बिहार जीता है, तुम भारत का नाम रोशन करना और बिहार का नाम रोशन करना, भारत का भी खिताब जीतना। मैंने कहा था उनको कि सर मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर वहाँ पर पटना में कितने पार्टिसिपेंट थे जिसमें आप पटना में कम से कम 45 या 48 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि पूरे ऑल ओवर बिहार से आए थे। और वहाँ से मतलब मैंने उनके साथ ये किया। उसमें ये भी है कि मैरिड वुमेन ही सिर्फ आ सकती थी, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे मिस लोगों का नहीं था, मिसेस थी, डिवोर्सी आ सकती थी या कोई विडो है तो वो आ सकती हैं, मतलब विधवा जो है वो आ सकती हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन शादीशुदा होने के बाद ही। मिस का नहीं था, मिस का नहीं था, सिर्फ मिसेस का था। जी अच्छा। तो उसमें क्या होता है? उसमें 3-4 राउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले राउंड होता है उसमें कि आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है, आपके एक जज किया जाता है, आपके टैलेंट राउंड होता है एक। उस टैलेंट राउंड में आपको अपना कोई भी टैलेंट, अगर सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है या कोई पोएट्री आती है, कविता आती है, तो वो आप बोल सकते हैं। फिर एक राउंड होता है चलने का, कैटवॉक राउंड बोलते हैं जिसे हम, आपको चल के दिखाना है कि आप किस एक मॉडल की तरह आप चल रही हैं कि नहीं। तीसरा एक वेशभूषा राउंड होती है जिसमें कि आपको अपना सबसे अच्छा ड्रेस पहन के, एथनिक वेयर राउंड बोलते हैं उसको, जो कि आप मतलब इंडियन ड्रेस में आप अपनी सभ्यता को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक राउंड होता है। और चौथा एक क्वेश्चन राउंड होता है, क्वेश्चन आंसर राउंड। उसमें आपको सवाल पूछे जाते हैं जज के द्वारा और उसमें आपको बेहतरीन आंसर देने के बाद आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, ये भी होता है, मतलब इंटरव्यू टाइप का होता है उसमें? जी जी जी। अच्छा, तो उसमें आपको प्रेरित मतलब प्रेरणा वहीं से मिली आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि मैं जीत गई थी तो फिर मुझे। अच्छा, उसमें जीतने में कुछ मतलब कि क्या मेडल मिलते? मेडल तो मिलते ही हैं। क्राउन मिलता है, क्राउन मिलता है, सैश मिलता है और कुछ मनी का पैकेज होता है वो मिलता है। पैसे भी मिलते हैं उसमें? जी। कितना पैसा मिलता है? 75,000 मिले थे। 75,000? जी। अच्छा। तो वहाँ से फिर आप इंडिया लेवल पर गई? जी। तो इंडिया लेवल पर मिस वर्ल्ड में गई, मिस इंडिया में, मिसेस इंडिया में गई। उसके बारे में थोड़ा बताइए, वहाँ पर कैसे? दिल्ली में तो जब मैं गई तो मैं काफी डर गई थी वहाँ के कंटेस्टेंट्स को देख करके, क्योंकि वहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के कंटेस्टेंट्स थे और बिहार से मैं ही थी। अच्छा। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं बिहार का नाम ऊंचा कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि लोग एक बिहार को ना दूसरी नजरियों से देखते हैं। तो जो भी मुझसे मिलता था मुझे पूछता था कि तुम बिहार से हो, आर यू फ्रॉम बिहार? मैंने कहा यस आई एम फ्रॉम बिहार। अब मैं बहुत प्राउडली बोलती थी कि हाँ मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार से हूँ। वो तो शौक गए होंगे कि बिहार में भी इतनी खूबसूरत। हाँ क्यों नहीं। और बिहार में बहुत सी खूबसूरत महिलाएं हैं जो अभी आगे नहीं बढ़ के आती हैं, निकल के नहीं आती हैं। उनके लिए मैं ये प्रेरणा बन के आई थी कि आप भी आगे निकलिए और आगे बढ़िए। बिहार में भी खूबसूरत महिलाएं होती हैं, ये सारे हिंदुस्तान को मैं दिखाना चाहती थी और मैंने दिखा दिया। मैंने हालांकि मेरे घर वाले जो थे वो इससे काफ़ी ये थे कि मत करो। फिर मैंने कहा अरे मैं कहाँ जीतूंगी, फिर मैंने वही पासा फेंका, मैं कौन सा जीतने वाली हूँ मिसेस इंडिया जो आप लोग परेशान हो रहे हो, मैं नहीं जीतूंगी, बस कंटेस्ट करके वापस आ जाऊंगी। लेकिन वहाँ भी मैं बाजी मार गई, मिसेस इंडिया में जीत गई। अब बात आ गई थी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने की। हुआ क्या कि अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे एक बॉन्ड साइन कराते हैं कि अगर आप जीती तो आपको अपने देश को बाहर इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना होगा। ये बहुत बड़ी बात है, मगर बहुत बड़ी बात। इंडिया को रिप्रेजेंट करना। इंडिया को रिप्रेजेंट किया जब मैंने फिलीपींस में तो 3 खिताब मैं जीत के लाई थी, मिसेस वर्ल्ड टूरिज्म, मिसेस ब्रांड एम्बेसडर एंड मिसेस बेस्ट कॉस्ट्यूम विनर। ये 2019 की बात है। अच्छा, अब सर राजनीति पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि राजनीति में आने का प्रेरणा आपकी मरीज से ही आपको मतलब मिला था। जी। तो फिर सबसे पहले आप कौन से पार्टी ज्वाइन की थी आप राजनीति? सबसे पहले मैंने जाप ज्वाइन किया था, जन अधिकार पार्टी, जो कि पप्पू यादव जी की पार्टी है, उसको मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। उसमें कौन सा पद पर थे आप? उस पर मैं महिला अध्यक्षा ही थी, जिला अध्यक्षा, महिला जिला अध्यक्षा। कितना दिन रहे थे आप उसमें पार्टी में? उसमें मैं 9 महीने या 10 महीने तक थी। पदयात्रा भी मैंने की थी बहादुरगंज से लेकर किशनगंज से। नहीं, मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा जीवन में, आज तक नहीं लड़ा किसी भी पार्टी से चुनाव। नहीं। एमआईएम पार्टी में भी उसके बाद? हाँ, फिर मैं एमआईएम पार्टी में गई। जॉब से एमआईएम में गई कि उसमें? जी नहीं, एमआईएम में गई मैं, काफ़ी मतलब मेहनत की मैंने एमआईएम में,
MIM जब 2015 में यहाँ पर आई थी, तो मैंने जब ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद MIM में मैंने काफ़ी मेहनत की, और जो बोलते हैं कि एक नीचे सिरे से, मतलब ग्राउंड लेवल से मेहनत करना, मैंने ग्राउंड लेवल से मेहनत करके पार्टी को ऊपर तक पहुँचाया था। बहुत मेहनत की थी मैंने उसमें, MIM में, लेकिन कुछ बातें बन नहीं सकी, कुछ ठीक रहा नहीं, उस वजह से MIM जो है, ये सवाल भी है फेसबुक पर, क्या बातें नहीं बनी उसमें? जी ऐसा हुआ कि मैंने बहुत मेहनत की थी। हाँ। जब लोकसभा चुनाव था अख्तरुल साहब के लिए, मैंने काफ़ी मेहनत की थी। हाँ। और वैसे भी पार्टी को खड़ा करने के लिए लोकसभा चुनाव 2019 नहीं 2018 लोकसभा 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। जी। हाँ, मार्च अप्रैल हाँ, में हुआ था। हाँ, जी। तो मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मतलब मैं बुनियादी रूप से मैं उस पर काम कर रही थी, ज़मीनी स्तर पे मैं काम कर रही थी, पार्टी को एक संभावित जगह पे ले जाने के लिए, बिहार में एस्टैब्लिश करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। और मेरी ये एक इच्छा थी कि एज एन फीमेल, क्योंकि फीमेल नेत्रियाँ आपको बहुत कम मिलेंगी देखने के लिए, तो मेरी एक चाहत थी कि मैं इस पार्टी में जाकर औरतों की आवाज़ बनूं, पुरुषों की भी आवाज़ बनूं, और IVF को आयुष्मान जो आयुष्मान प्लान है, जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड, उसमें IVF को सम्मिलित कर दूं, ताकि जो औरतें निसंतानहीनता की हैं, जो गरीबी की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाती, वो अपना इलाज करा पाए। लेकिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने दिया नहीं, और आगे बढ़ने नहीं दिया। जैसे हर जगह पे औरतों को खींचा जाता है नीचे, वैसे वहाँ भी हुआ। लेकिन हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी कि अख्तरुल साहब बहुत अच्छे नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन बात बनी नहीं। मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी बात हुई थी, तो उनको इतना वक्त नहीं है कि वो इतनी प्रॉब्लम बैठ के सुन सके, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे आज भी वो पार्टी ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा काम कर रही है और अपने स्तर से वो सही अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपने स्तर से सही काम कर रही हूँ। तो अब जॉब छोड़ी, उसके बाद MIM में आप गए, तो MIM में जाने के लिए आपको कोई अप्रोच किया था या फिर आप खुद से डिसाइड किया? नहीं, मुझे अप्रोच किया गया था। अप्रोच किया गया, किधर से अप्रोच किया था आपको? आया था कहीं से अप्रोच। अच्छा, आया था जी। ये गुप्त रखेंगे ये बात है। तो अच्छा, कहा जाता है कि MIM पार्टी ये मुस्लिमों की पार्टी है, इस तरह से मतलब नैरेटिव है ये बनाया गया, तो आप क्या मानते हैं इसको? जी, मुस्लिमों की पार्टी है, और मैं गैर मुस्लिम होकर के उसमें जब गई थी, तो 15 दिन तक मेरे माँ बाप जो हैं मायके वाले, उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की थी, क्योंकि मैं MIM पार्टी मैंने ज्वाइन की थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने ठान रखा था कि मैं ज्वाइन की हूँ तो मैं इसमें दिल से काम करूँगी और बिल्कुल अपने पूरी मेहनत लगा दूँगी। लेकिन माँ बाप को फिर मैंने बाद में मना लिया था, सब कुछ सही था, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं सकी। तो पार्टी में आपको कुछ भेदभाव की तरफ से ऐसा कुछ देखा जाता था? नहीं, भेदभाव तो नहीं था, भेदभाव नहीं था, लेकिन महिला और पुरुष का भेदभाव था। महिला और पुरुष, हाँ, मुस्लिम का नहीं था, वो नहीं था। चाहे महिला किसी भी धर्म या जाति से आ जाए, उनके साथ वही ट्रीट होता जो आपके साथ हुआ। जी 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 जी। अच्छा। तो आपकी कोई चुनाव नहीं लड़े आप इसमें MIM से? नहीं, उनकी टिकट तो देने की बात हुई थी, लेकिन फिर बाद में कमरुल हुदा साहब को मिल गई। कितना दिन रहे आप चुनाव में, इसमें MIM में? 1 साल 1.5 साल। अगर आप आज तक MIM में अगर रहते, तो आप कहाँ तक अपने आप को पाती हुई? मैं कहाँ तक पाती? ऐसे तो मेरे फेसबुक पे मेरे जो संभावित उम्मीदवार रहती हैं, हाँ, इस बार वो कहते हैं कि संभावित उम्मीदवार में रहती, ऐसा बोलते हैं, तो शायद मैं रहती, क्योंकि जनता का प्यार है। तो राजनीति में महिलाओं को सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती उनके साथ ये होती है कि उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनको आगे रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि देखिए 48% हमारी पॉपुलेशन है महिलाओं की, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत कम जो लोग हैं, बहुत कम महिलाएं हैं जो कि MP या MLAs हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत कम महिलाएं जो हैं वो नेत्री बनी हैं, MLAs हैं या MPs हैं। तो अगर 48 पॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए मात्र 4% या 5% महिलाएं रहेंगी, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? वही देश बनेगा ना महान, जहाँ पर नारी को मिलेगा सम्मान। तो वही बात है कि महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अच्छा, आपने एक बार एक फिल्म भी की थी जी, उस फिल्म का क्या माया? क्या वो फिल्म माया जो थी वो पूरी तरीके से रिलीज भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में कुछ मतभेद हुआ, जिसकी वजह से वो अमेज़न पे नहीं आ पाई। तो अमेज़न में आने वाली थी, अमेज़न में आने वाली थी, फिल्म पूरी तैयार हो गई थी, बिल्कुल पूरी फिल्म तैयार हो गई थी, अमेज़न पे आने वाली थी, उसका सेकंड पार्ट भी आने वाला था। अच्छा। हाँ, अमेज़न पे, हंगामा पे, TV पे इस पर आने वाली थी। तो उसका जो पेमेंट था वो आपको मिला था?
पेमेंट मिला था। कितना पेमेंट मिला था उसमें? मुझे ये क्यों मैं बताइए, मैं नहीं बताऊंगी, आप मेरी सारी भेद खोल लेंगे। अच्छा, तो फिर आपका रोल क्या था उसमें, उस फिल्म? मेरा मेन लीड रोल था। मेन लीड रोल क्या उसमें? क्या देखिए, फिल्म तो अब रिलीज नहीं हुई, आप तो बता सकते हैं उसमें कहानी होने के बारे में? बिल्कुल, उसमें ये होते हैं कि 5 दोस्त होते हैं, वो छुट्टियां, उनके एग्जाम्स खत्म होते हैं, वो छुट्टियां मनाने के लिए रात में जाते हैं एक हवेली में। उस हवेली में दिखाया जाता है कि एक मेनियक, एक लेडी होती है जो थोड़े दिमागी रूप से थोड़ी पागल सी होती है, साइको होती है। मेनियक हाँ, कौन सा मेनियक? हनी सिंह वाला मेनियक नहीं क्या? नहीं, हनी सिंह वाला नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, हमारे बिहार को कितना ऊपर कर दिया। नहीं, मेनियक वो होती है थोड़ा साइको टाइप की होती है। और होता क्या है कि उसी एक रात रुकने की बात होती है कि उस पे चलो दोस्त हम पार्टी करते हैं, तो 5 दोस्त मिलके पार्टी वगैरह करते हैं। ट्रुथ और डेयर नाम का गेम होता है, वो खेल रहे होते हैं। इसी में सब साथी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके एक एक की मौत हो जाती है। अच्छा। अंत में मैं ही बचती हूँ, और मेरे भी हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, और मुझे बाद में दिखाया जाता है कि मेरे 5 दोस्त जो है वो मरे हुए हैं, और मैं फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन वो औरत उठा के हंस रही होती है। इसी पर सेकंड पार्ट बनना था, लेकिन बन नहीं पाया। ये साइको थ्रिलर है। अब सवाल ये है कि आप एमआईएम में पहले थी, एमआईएम से फिर किस पार्टी में गई आप? एमआईएम से मैं गई हूँ जेडीयू में। जेडीयू में? जी हाँ। अच्छा, जेडीयू जहाँ में मुझे मिले मेरे राजनीतिक। अच्छा, जिस भी पार्टी में गई हम, आप जहाँ तक हमने देखा, आप अच्छे खासे पोस्ट में, मतलब कि उसमें बड़े पोस्ट पे गई। हाँ, तो जेडीयू के बाद फिर उसके बाद कौन सी पार्टी में गई? बीजेपी में गई, क्योंकि मेरे जो पॉलिटिकल गुरु थे, मतलब गुरु हैं आरसीपी सिंह, वो जेडीयू छोड़ के किन्हीं कारणों से बीजेपी में ज्वाइन किया, तो मैंने भी बीजेपी ज्वाइन किया। अच्छा, उसके बाद फिर वो अपना पार्टी बनाया, आशा पार्टी बनाया, तो मैं आशा पार्टी में नहीं, फिर मैं जनसुराज में गई। जनसुराज में, मतलब जेडीयू छोड़ कर फिर जनसुराज में गई? जी हाँ। जनसुराज से फिर आशा पार्टी? जनसुराज से फिर मैं आशा पार्टी में इसलिए गई क्योंकि ये पार्टी मेरे पॉलिटिकल गुरु द्वारा बनाई गई थी, आरसीपी सिंह ने बनाई थी, तो मुझे उस पार्टी में जाना ही था। तो वहाँ जाने के बाद आशा पार्टी जो है वो विलय कर गई जनसुराज में, और मुझे फिर से जनसुराज मिल गया, तो इसलिए मैं बहुत। तो जनसुराज आप 2 बार ज्वाइन कर लिया? जी, पहले भी उसमें थी और अभी भी। तो आरसीपी सिंह जी आपका पॉलिटिकल गुरु कैसे है, तो इसके बारे में बताइए। जी, वो जेडीयू में जब थे तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे एज पॉलिटिशियन सिखाया कि क्या दाव पेच होते हैं पॉलिटिकल, इसमें राजनीति क्या होती है उसकी एक समझ, क्या राजनीतिकरण होता है उसकी एक समझ, विजन क्या होना चाहिए उसकी एक समझ। ये अच्छा, तो इसलिए आपका पॉलिटिकल गुरु हो गया। जी। तो आप कहा जाए कि अगर माने चले आज अगर आरसीपी सिंह जी जनसुराज छोड़ देते हैं, किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो आप जनसुराज में रहेंगे कि आप उसे के साथ चले जाएंगे? नहीं, मैं जनसुराज में रहूंगी। जनसुराज में रहेंगे? जी। आपने अपना फेवरेट सवाल नहीं पूछा जो फेसबुक पे मुझे पूछे जा रहे हैं लोग। पूछिए ना, क्या आप इतनी पार्टियां क्यों बदलती हैं? मैं इसको ना थोड़ा सा समय लेके आपको बताना चाहती हूँ, समय दीजिएगा मुझे। बिल्कुल, पूरे समय बताइए। ये फेवरेट सवाल है सभी फेसबुक के मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, और जितने भी जो लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं, उनके लिए भी है ये सवाल कि वो पूछते हैं मुझसे कि आप इतनी पार्टियां क्यों बदलती हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, मैं तो इतनी पार्टियां बदलती हूँ जिसके लिए मुझे इतना सुनना पड़ता है, लेकिन अख्तरुल इमान साहब बहुत अच्छे नेता हैं, काफ़ी बड़े नेता हैं। वो भी पहले आरजेडी में थे, उसके बाद वो फिर जेडीयू में आए, उसके बाद जेडीयू के बाद वो फिर 2015 में एमआईएम में आए। उनको भी पूछना चाहिए कि आप इतनी पार्टी क्यों बदले। दूसरी बात, आप आ जाइए नौशाद आलम जी, जो एक बहुत पुराने नेता हैं, उन्होंने भी लोजपा से, लोक जनशक्ति पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के 3 या 6 महीने के बाद ही उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया था। तो कोई उनको भी सवाल करे कि आपने वो पार्टी छोड़ना यानी कि अपने वोटर्स को धोखा देने वाली बात हुई। अच्छा, तीसरे आप चले आइए कमरुल हुदा साहब को। कमरुल हुदा साहब मेरे साथ ही एमआईएम में थे, और मेरे साथ ही उनकी टक्कर थी। एमआईएम के बाद उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया। आरजेडी के बाद अब हाल में सुन रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। आप लोग सभी जान रहे हैं इस चीज़ को कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो ये लोग भी तो इतनी पार्टियां बदलते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब ने भी अभी आरजेडी ज्वाइन की है जेडीयू को छोड़ के। तो
सबकी अपनी अपनी विचारधारा होगी ना, जो कि नहीं मैच करती होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी नेताओं के मैंने नाम लिए, अमूमन जो तौसीफ आलम जी हैं बहादुरगंज के, उन्होंने भी अभी कांग्रेस छोड़ के MIM को ज्वाइन किया। तो जितने भी नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं विचारधारा तो नहीं मैच की होगी, तभी उन्होंने छोड़ा होगा पार्टियों को। मैंने कोई पार्टियां छोड़ी हैं क्योंकि मेरी भी विचारधारा मैच नहीं हुई, और मुझे भी ऐसा लगा कि मैं जो करने आई हूँ वो मुझे करने नहीं दिया जा रहा है। तो इसी वजह से मैंने पार्टी को छोड़ा और दूसरी पार्टी में मैं आई, जहाँ पे मुझे लगा कि मेरी बात जो है यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा और मैं लोगों की भलाई कर पाऊंगी। अच्छा, आपने इतनी सारी पार्टियाँ ज्वाइन की हैं और छोड़ी भी हैं, तो इसके अनुभव के बारे में बताइए कि सबसे बढ़िया पार्टी आपको कौन सा लगा? MIM सबसे बहुत बढ़िया पार्टी लगी। अच्छा, MIM सबसे बढ़िया कैसे? MIM सबसे बढ़िया पार्टी इसलिए क्योंकि काफ़ी इज्जत सम्मान मुझे मिला वहाँ पर। लेकिन अच्छा, थोड़ी बहुत अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ी बहुत आपको इलाके के लोग जो नहीं जानते थे वो भी MIM की वजह से थोड़ा जानने लगे? हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। लेकिन जब मैं मिसेस इंडिया बनी तो उसके बाद भी सारे लोग जानने लगे। और लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ अख्तर ईमान साहब का, क्योंकि वो भी मेरे काफ़ी अच्छे पॉलिटिकल गुरु मैं उनको कहूँगी, क्योंकि जाप में से तुरंत मैं स्विच हो गई थी MIM में, और काफ़ी सालों, मतलब 1.5-2 साल मैं MIM में रही हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला है। तो MIM में मुझे काफ़ी इज्जत सम्मान मिला, लेकिन धीरे धीरे वही सम्मान और इज्जत मुझसे धीरे धीरे वो सम्मान घटने लगा। और जो कहते हैं ना, पुरुष और औरतों के बीच में जो मतभेद होती है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम नहीं, पुरुष और औरत के बीच में जो दिक्कतें होती हैं कि पुरुषों को आगे कर दिया जाता है और महिलाओं को पीछे, तो वही मुझे पीछे जो कर दिया गया। क्या वजह? यही वजह थी कि मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। तो इस वजह से कहा जाता है कि आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, इसलिए? जी, मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। क्यों नहीं लड़ने दिया गया? मुझ में क्या कमी थी? मैं एक पढ़ी लिखी व्यक्ति हूँ, एक इस क्षेत्र की बेटी हूँ, इस क्षेत्र में मैं काम करती थी। मैंने फ्री में यहाँ पे मेडिकल कैंप्स किए हैं, दवाइयाँ बांटी हैं, लोगों का भलाई किया है, अपनी जेब से फ्री में IVF भी किया है, और बिना किसी हेल्प के जब मैं फ्री में इतना कुछ कर सकती हूँ अपनी जेब से, तो मैं चुनाव लड़ने की हकदार क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो कहते हैं कि जितनी जिसकी बराबरी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कहते हैं ना। तो अगर हम 28% पॉपुलेशन है, तो एक पढ़ी लिखी महिला हूँ मैं, तो मुझे आप लड़ने क्यों नहीं देंगे टिकट? मुझे क्यों अपने चुनावी क्षेत्र से आप लड़ने का टिकट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मुझे आप चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये भी है कि MIM पार्टी में महिलाओं के लिए मतलब कि जगह नहीं है? MIM पार्टी में महिलाओं के लिए जगह है कि नहीं है, अब क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरा वक्त था, जब मेरा समय था, क्योंकि मैंने बुनियादी स्तर से वहाँ पर काम किया था, जमीनी स्तर से मैंने पार्टी को यहाँ से उठा के यहाँ पर रखा था, और मैंने बहुत मेहनत की थी, तो मैं दावेदार थी। मैं ये कहना चाहती हूँ। बाकी जनता बताएगी कि मैंने कितनी मेहनत की है, उन्होंने खुद देखा है। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपका आगे का क्या प्लान है? मेरा आगे का यही प्लान है कि मैं किशनगंज से जन स्वराज की प्रत्याशी हूँ, और मेरी पूरी उम्मीद है जनता से कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो भी, और मुझे टिकट नहीं मिलता है तो भी, मैं जन स्वराज के लिए काम करूँगी, और IVF को आयुष्मान कार्ड में ऐड करवाना चाहती हूँ, ताकि निसंतानहीनता जो लोग हैं उनको इलाज मुहैया हो सके। साथ ही साथ जो ये बाढ़ और नदी कटाव का परेशानी है वो उससे बचे, शिक्षा मिले, लोगों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य की कमियां दूर हों, और यहाँ पर उद्योग लगे, छोटे छोटे कारखाने लगे, ताकि लोगों को रोजगार मिले और वो पलायन ना करे, पलायन को रोका जा सके। बाढ़ मतलब पीड़ितों के बारे में बात की, तो इससे पहले हमने आपका देखा था कई बार बाढ़ पीड़ितों की मदद भी। जी, बिना किसी पार्टी के फंड के, मैंने अपने पैसे से जो मैं कमाती थी उससे मैंने बाढ़ पीड़ितों के मदद की है। बाढ़ पीड़ित सिर्फ नहीं, बल्कि कोरोना काल में भी मैंने लोगों की मदद की है। मैंने खाना बांटा है, मैंने दवाइयाँ बांटी हैं, मैंने बहुत सारा काम किया है। जब पहली बार पता चला था कि कोरोना का दवाई क्या है, तो सबसे पहले फेसबुक पे आके मैंने ही बताया था कि कोरोना की ये दवाई है और ये दवाई आप लोग ले लो। हालांकि मुझे कितने जगह से मुझे फटकारा गया, लेकिन फिर भी मैंने आकर के आम जनता को बताया कि कोरोना की ये दवाई है। तो ये मैंने, तो वो दवाई कारगर साबित हुई? बिल्कुल कारगर साबित हुई। वो दवाई अमेरिका और कहाँ सप्लाई भी हुई है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि ये दवाई है? मुझे पता चल गया क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। जी हाँ। अच्छा, तो मैम आप इतने खूबसूरत हैं, कभी बॉलीवुड में और ट्राई किए, क्योंकि आप एक फिल्म भी बना चुकी हैं, तो आगे उसका प्लान नहीं कि बॉलीवुड से मुझे बादशाह जी की तरफ से आया था, उनके PR की तरफ से आया था सॉन्ग के लिए, लेकिन कुछ बात बनी नहीं।
अलाउ नहीं हुआ घर से। तो घर से अलाउ नहीं हुआ? नहीं। उधर से अप्रोच आया था? जी। अच्छा, आपका फिर मन था कि नहीं जाने का? मेरा मन था। अब आपका अगर फिल्मी हीरो के बारे में बात करें तो आपका फिल्मी हीरो पसंद कौन सा है? सलमान खान। सलमान खान जी। अच्छा, और हीरोइन के बारे में? कैटरीना कैफ, करीना कपूर, हाँ। आलिया भट्ट। अगर आप पॉलिटिशियन या फिर डॉक्टर ना होती तो क्या होती? अगर मैं पॉलिटिशियन और डॉक्टर ना होती तो मैं आईपीएस होती। आईपीएस होती। अच्छा। आपको सबसे ज़्यादा सामाजिक बुराई क्या लगता है अपने समाज में देखा जाए तो? दहेज लेना। दहेज प्रथा। दहेज प्रथा, बहुत अच्छा बच्चों सवाल। की शिक्षा ना मिलना, ये मुझे दोनों चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। आपको लगता है कि दहेज नहीं होना चाहिए? सब जो दहेज का जो कल्चर है, दहेज की वजह से कितनी औरतों की जानें जा चुकी हैं, कितनी हमारी माँ बहनें जलाई जा चुकी हैं, ये मुझे बहुत ख़राब लगता है। जी। तो आपको ये भी लगता है कि अभी शिक्षा की अभी बहुत कमी है हमारे इलाके? बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा। अभी भी आप देखेंगे कि बच्चों में कि लड़कों के बनस्पत मतलब लड़कियां जो हैं उनको कम पढ़ाया लिखाया जाता है। अगर उनको भी पढ़ाया लिखाया जाए तो एक समान गति से हर चीज़ का विकास होगा। अगर आप बच्चों को सिर्फ लड़कों को पढ़ाएंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे तो समाज में विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी कि अगर एक लड़की को शिक्षित किया जाए तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, लड़के को पढ़ाया जाए तो सिर्फ एक लड़का शिक्षित होता है। तो वही बात है। अच्छा, राजनीति में महिलाओं को आगे आना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल आगे आना चाहिए। मैंने आपको कितनी बार कहा कि 28% हम पॉपुलेशन है और हमें एड्रेस करने वाले मुश्किल से 5 या 4% ही वुमेन है। तो ऐसी कई मुद्दे हैं जो कि वुमेन के हैं लेकिन वो बन के आगे आ नहीं पाते क्योंकि उनको सुनने के लिए कोई है नहीं, सिर्फ मेल नेता है। तो उतनी मेल नेत्रियां भी होनी चाहिए ताकि इजीली जो गांव की औरतें होती हैं वो काफ़ी झिझकती हैं बात करने में, तो वो अपने एमएलए से या अपने नेता से, नेत्री से बात करने में झिझके नहीं और अपनी प्रॉब्लम्स आगे बताएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अच्छा, अब तक आप देख रहे हैं कि अभी तो एनडीए की सरकार है, महागठबंधन की भी सरकार रह चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी होनी चाहिए, इस बार बननी चाहिए? सरकार तो जन स्वराज की बनेगी। जन स्वराज की बननी चाहिए। हमारे सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, और आपने देखा ही होगा कि 10 राज्यों में चीफ मिनिस्टर उनके बनाए हुए हैं और बहुत ही पुराने सलाहकार हैं वो और बहुत ही अच्छे रणनीतिकार हैं वो। तो सरकार तो जन स्वराज की बनेगी। लोग कहते हैं कि बनाने में और खुद बनने में बहुत अंतर होता है। बना देते हैं अलग बात है, लेकिन खुद उस पोजीशन में आना बहुत कठिन काम है। हम काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचाए कि आप अपनी गरीबी को देखिए, आप अपने बच्चों को देखिए और उनको देख करके उनके पलायन, जो आपके युवा बेटे हैं उनके पलायन को रोकिए, पति के पलायन को रोकिए। और इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको अपनी सरकार लाने पड़ेगी, यानी कि जनता की सरकार, यानी कि जन स्वराज, यानी कि जनता का राज। पॉलिटिक्स तो जनता का राज होना पड़ेगा। पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए मैम? क्योंकि बहुत सारे लोग जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। जाति धर्म के नाम पर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जनता का राज होगा तो ही जनता से जो है नेता डरेंगे, नहीं तो अगर नेता को आप छोड़ देंगे ऐसे ही तो नेता जो है आपके कुछ नहीं सुनेंगे आपकी, और हर एक चीज के लिए अभी है ना एसआईआर आ गया, एसआईआर के लिए कितने कागजें ढूंढी जा रही हैं। हमारे यहाँ तो बाढ़ आता है तो गांव का गांव और नदी का नदी कट जाता है, गांव के गांव बह जाते हैं, तो कागज कहाँ से मिलेगा? तो ये सोचने वाली बात है कि अहम मुद्दों पे चर्चा होने के लिए यहाँ की जो मतलब नेता हैं उनको समस्याओं को हल करना चाहिए, ना कि और समस्याओं को केंद्र सरकार को बढ़ाना चाहिए। ये देखना पड़ेगा। तो राजनीति में ये बहुत अहम मुद्दा रखता है। अच्छा, आप जनसुराज से हैं और आप भी देखते हैं कि क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं आप। जी जी। तो क्या आपका भी मतलब कि इस बार क्या इरादा है, क्या चुनाव लड़ने का? बिल्कुल इरादा है। मैं तो प्रत्याशी भी हूँ किशनगंज से, जनसुराज से। जी हाँ। तो अपना दावेदारी पेश कर दी है? जी हाँ, दावेदारी मैंने पेश कर दी है। बाकी जनता की इच्छा कि वो मुझे कितना प्यार करती है या वो मुझे किस तरह देखती है। जनता की तो बाद में इच्छा, लेकिन पहले टिकट मतलब क्या टिकट को लेकर क्या बात है? टिकट को लेके तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन टिकट मुझे मिले या किन्हीं और को मिले मैं मेहनत करूँगी। तो टिकट को लेकर बातें हुई हैं कुछ आपकी? बातें तो देखिए अब ऊपर आला कमान कर रहे हैं, आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी से मिले कभी आप? जी हाँ, 4-5 बार मिल चुकी हूँ। कैसा आदमी हो? बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्रेनी पर्सन है, काफ़ी जीनियस, उनको चाणक्य बोलेंगे हम, काफ़ी इंटेलिजेंट है। पॉलिटिकल चाणक्य?
पॉलिटिकल चाणक्य, बिल्कुल। कल आए थे प्रशांत किशोर जी, आप नहीं दिखे यहाँ पर स्टेज में? जी मैं स्टेज पर नहीं दिखी आपको, इसलिए क्योंकि मैं बाहर में थी और मैं सोच रही थी कि जो भाषण वगैरह उनका है, उनकी बातें हो जाएं तो फिर मैं उनसे मुलाकात करूंगी, तो फिर मैंने उनसे मुलाकात। इलाके में कई सारे जाने माने नेता है जी, मैंने तो नाम गिना ही दिया आपको, पॉपुलर है, उनके बारे में थोड़ा कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। पूछिए कि ये लोग कैसे हैं आपकी नज़र में। तो सबसे पहले अख्तरुल इमान साहब से ही शुरुआत करते हैं। आपको अख्तरुल इमान साहब कैसा लगता है? बहुत ही अच्छे और परिपक्व नेता। अच्छे और परिपक्व। और मास्टर मुजाहिद साहब? जनता के नेता। किशनगंज विधायक इजहारुल हुसैन साहब, उनका नाम पता है आपको? क्या बात है, क्या बात है, उनका नाम पता है आपको? मैं तो चैलेंज की थी खुला कि 10 आदमी को अगर पूछ लो इस सभा में कि आपके किशनगंज के विधायक का नाम क्या है तो मैं मान जाऊंगी। तो बता नहीं सके। अच्छा जी। अच्छा, डॉक्टर जावेद साहब, एमपी, हमारे एमपी साहब, बहुत अच्छे विचार के इंसान हैं, बहुत ही अच्छे और सभ्य आदमी हैं, जेंटलमैन। जी। कोचा दमन विधायक इजहार साहब कभी मिले उससे? हाँ बिल्कुल मिली हूँ, MIA में थी तो उनके साथ में मिली थी, उनके साथ भी टिकट की रेस चल रही थी मेरी। अच्छा, उनके साथ रेस चल रही थी कोचा दमन से? जी हाँ, मतलब टिकट के सारे दावेदार थे तो उसमें कोचा दमन से नहीं, किशनगंज से ही थी मैं। तो सब टिकट के जो दावेदारी होती है अलग अलग विधानसभा के, तो उससे मैं जमीनी स्तर से वो भी मेहनत कर रहे थे, मैं भी मेहनत कर रही थी। इजहार एसपी साहब भी अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे, हम लास्ट ये सवाल पूछना चाहेंगे। आपके साथ एक लड़का रहता था आसिफ नाम से, वो चोर। हाँ, वो चोर और दगाबाज और गद्दार। आरोप लगाया कि 5 लाख रुपए लेकर 5.5 लाख रुपए लेकर भागे। ये थोड़ा क्या था पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से देखिए भाई, वो जो है वो 5.5 लाख रुपए तो मेरे ले गया, बाकी मरीजों के तो पता नहीं 10-10 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख करके, मतलब किसी से 2 लाख ले लिया, किसी से 3 लाख ले लिया, किसी से 1.5 लाख ले लिया, किसी से 5 लाख ले लिया। मेरे नाम पर पैसा ले लेता था और जाके कुछ भी जो ZM है पश्चिम पाली में, उसके ऊपर में क्लिनिक में जाके कुछ कर देता था। लहरा चौक पे भी वो उसने खोला था तो कुछ वहाँ पे मेरे नाम पे कर देता था। एक दिन मैंने उसको पकड़ा, दिवाली की रात थी, दिवाली की रात को उसने झूठ मूठ का एक पेशेंट के साथ बोला कि मैंने IUI किया है, 1.5 लाख रुपया ले लिया उस पेशेंट से। अगले दिन सुबह मैं सिजेरियन की थी तो राउंड करने के लिए गई, उसे लगा दिवाली की रात है तो मैडम तो आएंगी नहीं तो मैं अभी कर लेता हूँ। उस पेशेंट से, उस गरीब पेशेंट से उसने 1.5 लाख रुपया लिया, आपको बिना बताए, मेरे बिना जानकारी के उसने इतने सारे पेशेंट से पैसे लिए। जब पेशेंट का नेगेटिव होता गया तब पेशेंट मेरे पास वापस आता गया, पेशेंट मेरे पास चला है, मैंने आपको इतने पैसे दिए, मैंने कहा मेरे हाथ में दिए तो नहीं, तो आपने मुझे इन्फॉर्म किया था तो नहीं मैडम। तो हमने कहा फिर मेरा कैसे, नहीं आपका जो वो है ना आपके साथ में रहता है उसको दिया था। मैं तो उसको दिया था तो उसको पकड़िएगा ना, आपने उसको दिया, जिन्होंने मुझे दिया है उनका काम भी हुआ है, उनका पॉजिटिव भी आया है और मैंने बताया भी है। और उसने अगर ये धोखाधड़ी की है तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पुलिस में खुद FIR किया है, मैं DM से मिली हूँ, SP से मिली हूँ और मैंने FIR दर्ज कराई है आसिफ या उर्फ सलालुद्दीन के नाम पर, जो कि सिंघिया निवासी है, उसके नाम पर मैंने FIR दर्ज कराया हुआ है और बहुत जल्द उस पर एक्शन भी होगा। क्या हुआ कुछ, मतलब कि एक्शन हुआ कि नहीं बाद में? उसको 3-4 बार पेट्रोलिंग गाड़ी गई है उसको अरेस्ट करने के लिए और वो हर बार भागा हुआ रहता है और अभी देखते हैं, अभी भी जो केस है वो चल रहा है। उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया कि जितने भी पेशेंट के जो भी पैसे आते थे सब मेरे खाते में मतलब भेजा जाता है। इतने अमीर हैं वो कि उनके खाते में सारा मेरे पेशेंट का चला जाएगा, मेरे पेशेंट का जो पैसा है वो मेरे पास आएगा ना। वो अपने खाते में अगर ले लेता है और मुझे नहीं बताता है भाई साहब, तो कैसे मुझे पता चलेगा ये बताइए। मैं तो घर पे हूँ, मैंने पूछा भाई ये पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं तो मैडम ये पेशेंट नहीं कराएगा IVF, ये पेशेंट नहीं कराएगा। वो पेशेंट टीचर है ना तो वो महीने के इस तारीख को देगा, उस तारीख को क्या हुआ तो इतने बजे देगा, इतने बजे का क्या हुआ तो शाम में देगा, शाम में देगा तो सुबह देगा, तो सुबह देगा तो दोपहर में देगा, उसके बाद नहीं देगा। तो वो झूठ बोलने की फैक्ट्री है, उससे आप जितना झूठ बुलवा लीजिए। कितना दिन आपके साथ रहा? 12 साल रहा। आपका बहुत भरोसेमंद भी था, तभी तो मैंने इतनी आंख मूंदा हुआ था। मैंने जो अपना पहली बार उसको डिस्क्लोज किया था कि ये काफ़ी गद्दार और काफ़ी मतलब दूसरे किस्म का इंसान है, लूटने वाला, फ्रॉड जिसको बोलते हैं फ्रॉड है, वो मैंने यही
ऊपर में लिखा था कि मेरी आंख बंद करके भरोसा करने का ये नतीजा निकला। किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी गलती है, इसको मैं खुले कैमरे पे एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने आसिफ उर्फ सलालुद्दीन पर आंख बंद करके भरोसा किया। अभी आपका क्लिनिक कहाँ है मैम? मेरा क्लिनिक सिर्फ और सिर्फ कैलटेक्स चौक पर है और उत्तर ग्रामीण बैंक के नीचे, और मैं ऑपरेशन करने वेदांता जाती हूँ। अच्छा, तो आपका क्लिनिक है कैलटेक्स चौक में जी, और ऑपरेशन करने के लिए वेदांता जाती हूँ, और आईवीएफ करने के लिए मैं पूर्णिया और लहरा में भी आपका क्लिनिक था? नहीं, लहरा में जो था वो आसिफ ने धोखाधड़ी से बनाया था, उसी ने वहीं पे वो धोखाधड़ी करता था, वहाँ पर भी किया है उसने और जेडम के ऊपर भी किया है, दोनों जगह पे उसने ये किया था। जैसे ही मुझे पता चला था दिवाली के दिन, मैंने उसको बोल दिया था कि मैं इस धोखे में आपके साथ नहीं हूँ, जनता को आप लूट रहे हैं, मैं इसके साथ नहीं हूँ। आज भी इतनी मतलब मुझ में है कि मैं उस इंसान को आप कह के पुकारती हूँ, लेकिन उसने बहुत गलत किया है। 10 साल तक 8 साल तक तो वो बिल्कुल सही रहा, बहुत ईमानदारी से काम किया, पता नहीं पिछले गए 3-4 सालों में उसे क्या हुआ जो वो इस तरह का बन गया। मैम आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं कि आपको पॉलिटिक्स इतना पसंद क्यों है? पॉलिटिक्स मुझे इसलिए इतना पसंद है क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर लोगों को बहुत ठगा जा रहा है, हमारी जनता को बहुत ठगा जा रहा है, और मैं उनकी आवाज़ बनकर उभरना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि गरीब जनता जो है आज भी बिहार इतने नीचे पायदान पे है, मैं बिहार को ऊपर करना चाहती हूँ, ऊपर उठाना चाहती हूँ, उसमें एक छोटी सी कड़ी हूँ मैं, सिर्फ एक कड़ी, और इसलिए मुझे पॉलिटिक्स पसंद है कि मैं लोगों को इससे जागरूक करके उनकी गरीबी से उनको ऊपर उठा सकूँ, उन्हें शिक्षा प्राप्त करवा सकूँ, रोज़गार प्राप्त करा सकूँ, पलायन बंद करवा सकूँ। अगर मैं इसमें कुछ कहीं हद तक सफल हो गई तो मैं अपने आप को बहुत समझूंगी कि मुझे ऊपर वाले ने कुछ तो करने का मौका दिया। मैम आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में है रहा है या कभी? नहीं, कोई भी नहीं। कोई ऐसा नहीं है? नहीं। अच्छा मैम, पॉलिटिक्स में आने का कोई कारण आपका स्पेशली कि बस? मैंने बताया था अभी कि पॉलिटिक्स में एक मरीज़ थी जो मेरे पास रो रही थी बैठ करके कि मेरा हस्बैंड मुझे तलाक दे देगा, हालांकि उसके सारे रिपोर्ट सही थे, उसे बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम थी और उसने बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया कि लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत लड़के के साथ है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी और मैं ये प्लेटफॉर्म मुझे एक चाहिए था जिससे कि मैं आईवीएफ को एक आयुष्मान कार्ड के तहत में डाल सकूं, ताकि आईवीएफ जो है वो गरीबी की वजह से लोग पीछे ना रह जाए अपने इलाज कराने में, और इनको शोषण ना किया जाए, महिलाओं को जो शोषित किया जाता है ये कह के कि तुम बांझ हो। ये इस बांझ शब्द से मुझे बेहद नफरत है, मैं ये बांझ शब्द हटवाना चाहती हूँ। इसकी वजह से आप पॉलिटिक्स? जी। तो मैम महिला सशक्तिकरण के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, महिला सशक्तिकरण तो तभी होगा जब महिला खुद में समझेंगी कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके अपने अधिकारों को उनको समझना होगा, वो कितना कुछ चला सकती हैं। जब वो पूरी एक घर को चलाती हैं तो वो दुनिया को चला रही हैं। दुनिया मतलब आप देखें तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो महिला के पेट से होते हैं, तो महिलाएं ही हैं जो दुनिया को, एक सृष्टि को चला रही है। तो जब वो सृष्टि को चला सकती है तो पॉलिटिक्स क्यों नहीं चला सकती? मैम एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा वायरल होता है कि आप इतना मेकअप करती हैं, मुंह पे मैदा लगा लेती हैं। मैदा लगा जी हाँ, ये किसी भाई साहब ने मुझसे पूछा था कि मैडम अपने मुंह पर इतना मैदा क्यों लगाया। भाईजान मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुंह पर मैदा नहीं लगाया जाता, मुंह पर ना बेसन लगाया जाता है, बेसन और दूध लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है। आप अपनी अम्मी से पूछिएगा, अपनी बहन से पूछिएगा, वो भी लगाती होंगी। और मुंह पर अगर मैदा लगा के मतलब अगर लगता है तो आपने लगा के देखा है क्या? आपने ज़रूर लगा के ट्राई किया होगा, तभी आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि मैं इतना मेकअप क्यों करती हूँ, तो मेकअप और श्रृंगार लड़कियों से जुड़ा हुआ एक चीज़ है जो कि पुराने ज़माने से महारानियाँ, रानियाँ, लड़कियाँ, औरतें कर रही हैं, और मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत पसंद है मेरा श्रृंगार करना। तो श्रृंगार करना एक मैरिड वुमन का हक है और लड़कियाँ ही श्रृंगार करती हैं। भाई साहब अपने हस्बैंड के लिए रेडी होती हैं। हाँ, तो ये चीज़ आप लोग आज जान लें। हाँ, कि मैम इतना मेकअप जो करती हैं वो सिर्फ अपने हस्बैंड मैं अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैम महिलाओं को जो पॉलिटिक्स करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले तो महिलाएं घर से निकलती नहीं हैं, अगर गलती से वो निकल भी जाएं तो उनको आगे बढ़ने दिया नहीं जाता कि फिर वो पॉलिटिक्स में जाती हैं। पॉलिटिक्स में जाने के बाद उनके घर के लोग ही उनको पहले पीछे खींचते हैं कि तुम गई हो, घर का नाम खराब कर रही हो। राजनीति में अच्छी महिलाएं नहीं जाती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो खराब होती हैं। ये एक
टैबू लगा हुआ है कि जो राजनीति में महिलाएं जाती हैं वो खराब होती हैं। ऐसा नहीं है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अच्छी महिलाएं जो हैं वो भी राजनीति करती हैं, और महिलाएं जब तक आगे राजनीति में नहीं आएंगी देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है, या राज्य का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। मैम, महिलाएं जो हैं वो अपने आप को किसी भी फील्ड में कमज़ोर ना समझे, इसके पीछे आप कुछ बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस स्टेज पे खड़ी होकर के इतने लोगों के सामने मैं बोल सकती हूँ, मैं भी एक आवाज़ बनकर गूंज सकती हूँ। आप बता दें मुझे कि एक महिला जिसके पास अगर आप उसके बच्चे को वो गोद में लेकर के है, मजाल है कि कोई आकर के अनपढ़ महिला भी उसके गोद से वो बच्चे को छीन के जबरदस्ती ले जाए, वो बच्चे की माँ जो है उसकी खाल उधेड़ देगी, लेकिन अपने बच्चे को वो लेने नहीं देगी। इसी से पता चलता है कि महिला कितनी शक्तिशाली है, लेकिन वो अपने अधिकारों को पहचानती नहीं है। उन्हें अपने अधिकारों को पहचानना चाहिए और आत्मविश्वास रखना चाहिए। मैम, महिलाओं के लिए आप अपना कुछ पर्सनल कोई ऐसा संदेश देना चाहें कि यहाँ की खास करके जो सीमांचल की महिलाएं वो बहुत पीछे हैं, तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए या आगे बढ़ने के लिए कोई भी ऐसा कदम जो आप लेना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे हर चीज़ में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हर एक चीज़ में सिर्फ घर चलाना आपका काम नहीं है, आप आगे बढ़कर कमा भी सकती हैं। और हर चीज़ को देखिए, आप अपने जो पति बोलते हैं सिर्फ वो सुनना आपका ज़रूरी नहीं, सच्चाई का साथ दीजिए, क्या सही हो रहा है उसका साथ दीजिए, क्योंकि जननी भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। जननी भी मैं, जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, दर्पण भी हूँ मैं, शख्स भी मैं, दर्पण भी हूँ मैं, अक्स भी मैं, झुका सके मुझे ऐसा कोई शख्स नहीं। वाह मैम, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी कि आप जो आज जिस मुकाम पे हैं वो बहुत कम लेडीज़ होती हैं जो पहुंच पाती हैं यहाँ तक। जी। तो इसमें आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट रहा है आपको, या फैमिली का, परिवार का? मेरे हस्बैंड का 200% सपोर्ट रहा है जी। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, और उनके सपोर्टिव होने की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और उन्होंने सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, मुझे इनकरेज भी बहुत किया है, और बहुत ही पॉजिटिविटी है उनके अंदर, और काफ़ी उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है, और आगे बढ़ने के लिए वो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं और बताते भी हैं। तो मैम इसीलिए उनके लिए इतना तैयार भी होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ताकि लोग सुन सके कि मैं उनके लिए तैयार होती हूँ। और फेस पर बेसन लगाया जाता है, मैदा नहीं। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आज का इस एपिसोड को यहीं पर एंड कर देते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। जी मैम। मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी आपके व्यूवर्स देख रहे हैं केडीवी लाइव पॉडकास्ट को, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सुनने के लिए, और शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में केडीवी लाइव पॉडकास्ट में डाल सकते हैं। जी ज़रूर, अगर आपका कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और जब भी मौका मिलेगा मैम से इंटरव्यू करने का तो ज़रूर पूछा जाएगा। इस एपिसोड को यहाँ पर एंड कर देते हैं। ये हम लोगों का 3rd एपिसोड है। कैसा रहा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो भी कमी है वो भी लिखिएगा, और जो अच्छा लगा वो भी लिखिएगा। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।